अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में अगर आप आओगे तो ये रहा आपके पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये सवाल आई गेस किसी एक आध जगह के पेपर्स में भी मैंने देखा, शायद शाहजी के पेपर्स में भी था कि डिस्कस अबाउट नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास टॉपिक है बेटा जिसको आपने डिस्कस करना होगा व्हेन जब आपसे बात की जाएगी ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। कोल आ रहा है। अच्छा, ये एक आपके पास टेबल है और ये टेबल आपके पास जो है ये कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टेबल है, मतलब फ्लो चार्ट है बेसिकली। सही है। ये एक और सवाल आता है कि जिसमें हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन पूछते हैं कि हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन है वो आप बताइए कि वो किस तरीके से है। तो वो फ्लो चार्ट और ये फ्लो चार्ट दोनों अलग हैं। सही है। तो आप इस फ्लो चार्ट को एक नजर देख लें। फिर इसके अंदर अगर आप इसी टॉपिक में अगर आप आते हैं तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक इसमें आ जाता है। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ इसमें देखिए नेचुरल गैस वगैरह ये सारी कॉम्पोजिशन आ गई। फिर पेट्रोलियम जो है वो आपके पास 6.2 है। ठीक है। तो आइए 6.2 आपके कोर्स का हिस्सा है कि नहीं, आप देखें तो 6.2 आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी कि आपकी जो भी बात शुरू होगी और चलेगी वो सिर्फ रिगार्डिंग दिस है कि आपके पास नेचुरल सोर्स क्या है भाई, कोल है। और कोल के फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल आ जाता है। देन आप ये सब जब एक्सप्लेन करोगे तो नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन है कि नेचुरल गैस में क्या चीजें होती हैं। तो आपने नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन याद कर लेनी है। याद भी क्या करनी है, बस इतना याद रखो कि मीथेन सबसे ज्यादा होता है 94%, और इथेन प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। यही आपके पास ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है भी नहीं, तो आप उसकी जब बात भी नहीं करोगे फिर। सही। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 6.4 एंड दैट इज पॉलीमराइजेशन। सो कोई मुझे बताए पॉलीमराइजेशन क्या है? रिकॉल कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी मदद अगर मिल जाए रिकॉल करने में तो जरा मजा आ जाए। सर बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर जो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो पॉलीमर कहलाता है, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। आ, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स, मोनोमॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स when combine and forms a polymer. When combine and join, then they form a multi-molecular product that is called as polymer. ठीक है ना। पॉलीमर की डेफिनेशन हमारे पास ये है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की। ऑफ यार, ओके। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मिलने के बाद एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे अमल को हम पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन का अमल कहते हैं। अच्छा, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। नंबर वन एडिशनल एंड नंबर टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है बेटा? एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट नहीं बनता आपके पास। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बनना लाजमी है। जैसे अब यहाँ देखो, ये एक एग्जांपल है कि इथाइलिन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इथाइलिन या इथीन जिसे आप कहते हो, इथीन। अच्छा, अमूमी तौर पे एक बात मुझे भी याद आई, एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अमूमी तौर पे बेटा
उसमें जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो अनसेचुरेटेड होते हैं उनमें ये प्रोसेस ज्यादातर हो रहा होता है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली शोज सच सॉर्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि उनके अंदर एक मल्टी बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड बना होता है, तो वो पाई बॉन्ड कैन इजीली बी ब्रोकन टू, और वो बॉन्ड मतलब इजीली तोड़कर मजीद आगे शिफ्ट किया जा सकता है, तो दैट शिफ्टिंग will ultimately produce a new sort of new type of molecule. Is that clear? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, इस इक्वेशन को आप देख लो। तो ये इक्वेशन बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन की इक्वेशन है। इसके बाद आ जाइए तो बेटा अगला आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? जैसा मैंने बताया था कि ये अमूमी तौर पे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में होता है जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं। अच्छा सर, अगर आप गौर करें तो बेंजीन मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड नहीं होता, बट बेटा बेंजीन मॉलिक्यूल डुअल बिहेवियर शो करता है। ये हमारी बात चैप्टर 7 में थ्योरेटिकली भी हुई है, मतलब जब हम पहले पढ़ रहे थे, और अभी भी इंशाल्लाह हम कुछ टाइम में देख लेंगे। तो बेंजीन मॉलिक्यूल दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, यस आई नो दैट। तो यहां पर बेंजीन सर कैसा बिहेव कर रहा है? बेंजीन इज बिहेविंग एज एन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, फिनोल मॉलिक्यूल बेसिकली। सही है, फिनोल यहाँ पर अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में पॉलीमराइज किए जाते हैं तो दे फॉर्म अ प्लास्टिक कॉल्ड एज बेकेलाइट। और ये प्लास्टिक अमूमी तौर पर बोर्ड बनाने में, व्हाइट बोर्ड्स और स्विच बोर्ड्स, इस तरह की चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसे आप अमूमी तौर पे एक्रेलोनाइट्राइल कहते हो। एक्रेलोनाइट्राइल टाइप का प्लास्टिक जो होता है ना, एक्रेलोनाइट्राइल इज अनदर थिंग, ये अलग है बिल्कुल एक्रेलोनाइट्राइल, बट कुछ कुछ उसका उस जैसा इसका मतलब फीचर होता है, लाइक सही है, क्लियर? जी। ओके। अब पॉलीमराइजेशन अगर आप लोगों को क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो फिर आ जाते हैं 6.5 पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 6.5। ये है वो चार्ट यहाँ पर है मौजूद, ये रहा। इस फ्लो चार्ट की बात हो रही थी, ठीक है। जब आपसे कहा जाए कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो टाइप्स हैं उनको क्लासिफाई करें, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स को क्लासिफाई करने कहा जाएगा तो आपको इसको बेसिकली क्लासिफाई करना है, यानी कि आपको ये वाला फ्लो चार्ट वहां पे ड्रॉ करना है। इसको मैंने थोड़ा सा और प्रिसाइज करके, यानी कि और जरा सा डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोगों को क्लास में भी बनवा दिया था, ठीक है ना। तो ये वाला अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो दैट विल बी इनफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किस तरीके से, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ओपन चेन होते हैं या क्लोज चेन होते हैं। अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के कहते हैं। और क्लोज चेन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आता है, ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं ओपन चेन वालों की। तो ओपन चेन या ओपन चेन और क्लोज चेन हमारे पास दो तरह के, मतलब मैंने इसको क्लासिफाई इस तरीके से किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। एलिफेटिक को फिर हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया, ओपन चेन और साइक्लिक या एसाइक्लिक। ओपन चेन के अंदर आपके पास एल्केन अल्कीन अल्काइन आ जाता है, एसाइक्लिक में साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्कीन साइक्लो अल्काइन आ जाता है। एरोमेटिक में आए तो एरोमेटिक में मैंने फर्दर डिवीजन नहीं दिए थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक के अंदर आपके पास दो और आ जाते हैं, एक आ जाता है एल्क साइक्लिक और एक आ जाता है एरोमेटिक। तो एल्क साइक्लिक आर नॉर्मली कॉल्ड एज नॉन बेंजोइड्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर जो बेंजीन रिंग जैसे ना हो। अभी हमने ऊपर पॉलीमराइजेशन में देखा था बेंजीन रिंग कैसा होता है, देखो ये होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। इसे कहते हैं बेंजीन रिंग, यानी कि जिसमें 6 कार्बन हो और वो हेक्सागोनल रिंग में अरेंज हो और दे हैव ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। अच्छा, नॉन बेंजोइड कौन होते हैं? नॉन बेंजोइड बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो साइक्लिक होता है, दे कैन बी हेक्सागोनल टू एंड अदर देन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टू, बट दे आर नॉट बेंजीन लाइक, यानी कि उनके अंदर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते। इज दैट क्लियर नाउ?
मतलब साइक्लोअल्केन्स वगैरह। हाँ, कंसिडर कर सकते हैं उनको। बट इसमें ओ, थोड़ा सा एक चीज ये होती है कि साइक्लोअल्केन्स हैव नॉट अ प्लेजेंट स्मेल, बट these substances, some non-benzoid cyclic compounds are aromatic too, मतलब like उनके अंदर स्मेल हो सकती है, बट दे आर नॉट रेफर्ड एज एरोमेटिक। ओके, अच्छी स्मेल जरूर हो सकती है, बट दे आर नॉट ऑफ एरोमेटिक क्लास। ठीक है। ओके सर। आगे चलते हैं। मैंने इसको क्लासिफाई किस तरीके से किया था, मैं वो बता देता हूँ। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले मैं जरा हेडिंग वगैरह डाल दूं। एग्जाम्स आप लोगों के अब तकरीबन 1 महीना दूर है। तैयारी कैसी चल रही है? होप अच्छी चल रही होगी। एंड इफ नॉट देन अभी भी वक्त है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अगले 6 महीने आप लोगों की जिंदगी के बड़े क्रूशल 6 महीने हैं, मतलब सेकेंड ईयर के एग्जाम से लेकर आई मस्ट से किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन तक अगले 6 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो फिर हल्का फुल्का धक्का वक्का लग के इंसान आगे बढ़ ही जाता है, फिर वो इतना बड़ा इशू नहीं रहता। हाइड्रोकार्बन को मैंने इस तरीके से क्लासिफाई किया था। एक तरफ मैंने किया था एलिफेटिक, और दूसरी तरफ मैंने किया था एरोमेटिक। ठीक है। अच्छा, एलिफेटिक के अंदर आपके पास आ जाता है 2 टाइप्स, ओपन चेन, क्लोज चेन। फिर ओपन चेन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास अल्केन्स आ जाता है, और अनसैचुरेटेड में आपके पास अल्कीन और अल्काइन आता है। क्लोज चेन में भी कुछ इसी तरीके से है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आपके पास साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो अल्केन। ठीक है, ये आपके पास चेन होता है। अच्छा, एरोमेटिक को मैंने फर्दर डिवाइड नहीं किया था बिकॉज एरोमेटिक इटसेल्फ मींस बेंजीन रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं उसकी तरह, मतलब उसकी तरीके से इसको क्लासिफाई कर रहा होता जैसा हमारी बुक में दिया हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ पर वो बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत थी। बट बिकॉज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन की बात की हुई है, एरोमेटिक की, तो फिर मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया था। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच में बी डिफर बाय CH2 differ from each other by a unit of CH2 and molecular mass difference is 14। ठीक है, having a general formula। तो इस चीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है सिलसिला, अगर हम किसी फैमिली की बात करें जैसे अल्केन्स की, सो अल्केन्स का पहला मेंबर CH4,
अब अगला मेंबर क्या होगा, C2H6, उसका अगला मेंबर C3H8, उसका अगला मेंबर C4H10, उसका अगला मेंबर C5H12, उसका अगला मेंबर C6H14 एंड सो ऑन। अल्कोहल की बात करें तो पहला अल्कोहल CH3OH, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH, फिर C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH एंड सो ऑन। अब एक मिनट बेटा वेट, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास खैर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। और आप देखो जैसे जैसे आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में स्विच कर रहे हो, यानी कि अगर मैं बोलूं CH4 से आप C2H6 की तरफ जा रहे हो, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट। C2H6 और C3H8 में डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का। C3H8 और C4H10 में डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का। इसी तरीके से C3OH से लेकर C2H5 तक के सफर में डिफरेंस क्या है, CH2। C2H5 से अगले मेंबर पे जा रहे हो तो डिफरेंस क्या आ रहा है, CH2। यानी कि जो डिफरेंस है इट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये डिफरेंस जो है ये आपका कंटिन्यूअस और कांस्टेंट हुआ हुआ है, सही। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब सवाल ये है कि होमोलोगस सीरीज हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए होमोलोगस सीरीज के हवाले से। तो अब इसके वो कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस जो है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होगा वो CH2 होगा, यानी 14 होगा, सही है। उसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसी भी फैमिली का एक जैसा होगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर सेम, ये बात याद रखने की है। उसके अलावा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे विल शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइकवाइज इनके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो एक जैसे होंगे बिल्कुल। अगर आप मुख्तलिफ मेंबर्स के बीच में एक सर्टेन रिएक्शन करा करा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि आपने CH3Cl लिया और C2H5Cl लिया, दोनों ये अल्काइल हैलाइड्स मेंबर हैं, दोनों का रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराया। सो NaOH ने यहाँ पर इनको अल्कोहल बना दिया। अब दोनों यहाँ पे एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं कि दोनों अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके, और साथ में सॉल्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको कह रहे हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दे शो देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर सेम एंड दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और ये अमूमी तौर पे आप अगर किसी भी फैमिली के C1 पे खड़े हैं एंड यू आर गोइंग टू C100, तो इंक्रीज होता है डाउन द फैमिली, जैसे आप आते हो वैसे इनका डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नीचे वाले मेंबर ज्यादा डेंस होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो रिवर्स में चलती है, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी इस पैटर्न में इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी है, बाकी तो सब में यही है कि जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो वो बढ़ता चला जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर, जी। जो आपने एक पॉइंट लिखवाया है कि मतलब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम होते हैं, हम्म। तो कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता ना, जैसे वुड्स रिएक्शन, उसमें देखो मीथेन नहीं बना सकते। देखो बेटा, वो तो एक वो स्पेशलाइज केसेस हैं।
बट जैसे अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप इथाइन को बनाते हो बाय मींस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, बाय एडिंग कैल्शियम कार्बाइड इनटू वाटर यू मेक इथाइन। बट आप इथाइन के अलावा और कोई भी अल्काइन मेंबर उस मेथड के जरिए नहीं बना सकते। रीजन, रीजन इज दैट कि कैल्शियम कार्बाइड हैज ओनली 2 कार्बन्स। तो उससे 2 कार्बन वाला कंपाउंड तो बन सकता है, उससे ज्यादा वाला नहीं बन सकता। तो कुछ स्पेसिफाइड मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के स्पेसिफाइड मेंबर्स के लिए, और कुछ जो मेथड्स होते हैं वो सबके लिए जनरल होते हैं। अब जो सबके लिए जनरल हैं तो वो फिर सबके लिए जनरल ही हैं। इट इज लाइक दैट। क्लियर? यस सर। So now moving on to our last topic of this chapter, that is isomerism. खदीजा माइक बंद करो। Isomerism, it is a phenomena in which different compounds have same molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो आइसोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोमर्स आर दोज स्पीशीज जिसमें केमिकल फॉर्मूला सब्सटेंसेस का एक जैसा रहता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका अलग अलग होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम आइसो मर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स जो हमारे कोर्स में है। नंबर 1, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या होता है? सेम फॉर्मूला सब में होगा, सेम केमिकल फॉर्मूला, बट डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंट लेंथ्स ऑफ कार्बन, लेंथ्स ऑफ सी चेन, कार्बन की चेन में फर्क होगा। एग्जाम्पल, C4H10। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुझे इसका नाम बता दे। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बच्चा क्लास दे रहा है, बाकी 11 छोड़ दो, लीव कर दो क्लास। बैठे क्यों? बिना वजह अपना टाइम जाया कर रहे हो। योर प्रीशियस टाइम यू कैन वॉच एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा, सीरियल और वेब सीरीज और मूवीज इन दैट। खैर, H3 H3 एंड H। सो इसका नाम IUPAC? आइसोब्यूटेन। 2 methyl propane. 2 मिथाइल 2 प्रोपेन। methyl propane is correct one. 2 methyl propane, it is the IUPAC name. कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका? इसका कॉमन नेम हो सकता है आइसोब्यूटेन। सही। अब अगर दोनों में देखें तो दोनों का फॉर्मूला एक जैसे ही बनेगा। C4H10, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9, और 1 10 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 6 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन। फॉर्मूला सेम बन रहा है, बट स्ट्रक्चर्स दोनों के अलग अलग हो रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। नंबर 2 आपके पास होता है पोजिशनल आइसोमर्स। नाउ व्हाट इज पोजिशनल आइसोमर? सेम फॉर्मूला, ये तो सब में कांस्टेंट रहने वाला है। चेंज क्या होगा? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
ग्रुप। और यहाँ मैं और साथ में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं ना कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप में हम फंक्शनल ग्रुप वाले जो एटम्स होते हैं ना उनको काउंट करते हैं, NH2, OH, Cl, COOH, OC2H5, OR, सही है, CHO, इन सबको हम फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप्स हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स लिखा है, इसके लिखने की वजह यह है कि यहाँ पर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को काउंट करें। ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। C4H9Cl, H3H2H2 एंड H2Cl। 3 2 5 2 7 और 2 9। ठीक है, अब ये क्या है? ये है ब्यूटाइल क्लोराइड। अब अगर ये Cl मैं यहां लगा दूं तो अब इसका क्या नाम होगा यूपीएससी? 2-chloro-butane. 2-chlorobutane, very good. 2-chlorobutane, so now it is also isomer, or you can say also called as isobutyl chloride. ठीक है, आप isobutyl chloride भी कह सकते हो। तो 2-chlorobutane, तो सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। पोजिशनल आइसोमर के बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट चेंज कहाँ होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएंगे। पिछले वाले में पोजीशन थी, फंक्शनल ग्रुप वही था, पोजीशन बदल रही थी। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। C2H6O, CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है? ये है एल्कोहल, CH3OCH3। ये क्या है? ईथर। ईथर। सही है जी। तो ये हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फिर आ जाइए मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है भाई? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच। अल्काइल ग्रुप अलग अलग लग जाएं तो उसको आप कहते हो C4H8O, CH3CH2O, CH2CH3। कितने हो गए? ये 10 हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डाइथाइल ईथर। ये हो गया आपके पास मीथाइल इथाइल ईथर। ठीक है, अब देखो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 3 2 5, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। समझ में आ गया बेटा सबको? बेटा क्लियर है? सर ये तो एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं ना? क्या मतलब? ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जो अटैच हुए हैं, हम
फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बात कर रहे जी हैं ना, जी 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 फंक्शनल जी, ग्रुप से अटैच हुए। हेट्रो एटम्स के साथ जो लगे हुए होते हैं, मैं लिख देता हूँ अटैच टू हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स हेटेरो ऐसे, एटम्स मतलब? हाँ बता रहा हूँ, हेट्रो एटम्स ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग कैपेबिलिटी हो विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लाइक हेट्रो एटम्स अगर मैं बता रहा हूँ, बताऊं आपको, जो आप ज्यादातर जो आप जिनसे इनकाउंटर करते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आप इन तीन से इनकाउंटर करते हो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हेट्रो एटम्स। ऑक्सीजन हैज 2 वैलेंसीज, एल्डिहाइड्स और नाइट्रोजन हैज 3 एंड सल्फर हैज 2। ठीक है, सर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नहीं हो सकते? हैं वो कैसे होंगे? उनमें भी तो दो तरफ लगते हैं ना, अल्काइल ग्रुप्स। बेटा वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वहां पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ONS, ओके यानी ओके। कि वो फंक्शनल ग्रुप्स जो मतलब स्ट्रक्चर्स जहां पर अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली इनसे जुड़ा हुआ हो, इन तीन में से किसी से। समझ गए? जी सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थियोरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज की। इसके एमसीक्यूज वैसे सिंपल होने चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग खुद कर सकते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? छोड़ दूं आप लोग के ऊपर या खुद कराऊं? यस सर, कर लेंगे। और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मे बी, आई गेस, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसके इस तरह के मुश्किल नहीं है, इजी है, ज्यादा डेफिनेशंस नहीं है और इतने टफ नहीं है। तो एमसीक्यूज देखें, अभी पर टाइम जाया नहीं करें आप लोग। एक काम ये करें कि आप लोग इसके एमसीक्यूज को अभी, मतलब क्योंकि क्लास का टाइम 9 बजे तक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यू हैव स्टिल 45 मिनट्स लेफ्ट। तो आप अगर इन एमसीक्यूज को अभी सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर वो मुझसे पूछ ले, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सर 21 का बता दें। 21, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन दी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सर हाइड्रोजन होगा इसका। एक मिनट एक मिनट, मे बी कंसीडर टू बी derived from the hydrocarbon by the replacement of one or more of their dash atoms with atoms or group of हाइड्रोजन होगा बेटा इसका सही जवाब। बट ये ओके सर। कैसे मुमकिन है? एक मिनट, ये स्टेटमेंट बेटा कुछ गलत लिखी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन के अलावा है आपके कोर्स में? कोई भी नहीं है। बट करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन। सर मेरे पास लगे हुए हैं सारे, मैंने ना उसमें टेस्ट के लिए लगाए थे ना, हम्म। तो आप अभी जब रिपेयर करिए बता दीजिए सही है क्या नहीं। ठीक है, आप लोग आप मुझे इमेज भेज देना, मैं एक नजर चेक कर लूंगा उसको। सही होगा तो मैं आगे आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अच्छा मुझे ये चीज बताएं